सभी साथियों को नमस्कार। एवन जुडिशल एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग विधि शास्त्र यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू करने वाले हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा विषय है जो आसानी से समझ में नहीं आता है और अधिकांश लोग इससे डरते हैं और स्किप कर देते हैं। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, आसान तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से क्या-क्या महत्वपूर्ण है, क्या-क्या नहीं है, उन सबको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देखते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। आगे चलेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या-क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक 1 हमारा होगा वो इसका परिचय होगा, यानी कि विधि शास्त्र का परिचय होगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विधि शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, विधि शास्त्र की उत्पत्ति और विकास, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे इसका विकास हुआ। उसके बाद विधि शास्त्र की परिभाषा, विधि शास्त्र के प्रकार, विधि शास्त्र की विषय वस्तु और विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो ये हमारा टॉपिक 1 होने वाला है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा, जिसमें हम विधि शास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं या विधिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसमें 5 प्रकार के स्कूल आपको देखने के मिलेंगे: प्राकृतिक विधि विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक, सामाजिक और यथार्थवादी विचारधारा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी सेकंड टॉपिक से बनते हैं। टॉपिक 3 को देखेंगे, विधि के स्रोत जानेंगे, प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत। टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे हम विधिक अवधारणाएं, अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, कब्जा क्या होता है, स्वामित्व क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, दायित्व क्या होता है और संपत्ति क्या होता है। इन सब के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको देखेंगे। टॉपिक नंबर 5 है हमारा राज्य और संप्रभुता। इसके अंतर्गत हम राज्य का अर्थ और उसके अनिवार्य तत्व देखेंगे, संप्रभुता की अवधारणा देखेंगे। इकाई 6 में हमारा न्याय प्रशासन आ जाएगा और इसमें न्याय का अर्थ, उसके प्रकार आ जाते हैं, दंड के सिद्धांत आ जाते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: निवारणात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो कोर्ट्स, यानी कि विद्वानों के कथन और उनकी पुस्तकें होंगी। तो प्रमुख विद्वानों के, विचारकों के कथन आएंगे इसमें, और जूरिस्ट और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो है आने वाली है। हालांकि ये टॉपिक जो है हमारा बीच बीच में कवर होता रहेगा, जैसे इसमें कुछ मिल जाएगा, कुछ इसमें मिल जाएगा, या कुछ अन्य उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस इस वीडियो में, इस सीरीज में रहने वाला है, जिसको हम जो है आगे चल करके पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इकाई 1, विधि शास्त्र का परिचय। और इसमें जो हमारा पहला उप विषय है वो विधि शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और उसका क्षेत्र है। विधि शास्त्र के अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या है कि विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो विधि यानी कि कानून के सिद्धांतों, प्रकृति, स्रोत और उद्देश्य तथा विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, तो विधि शास्त्र विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो कानून के सिद्धांतों, उसकी प्रकृति, उसके स्रोत, उसके उद्देश्यों तथा विकास का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि विधि क्या है।
तो इसका उद्देश्य क्या समझना है, विधि क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको आगे भी मिलेगा। विधि क्या है, विधि क्यों है, इसके स्रोत क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या है। विधि शास्त्र सामान्य अर्थ में केवल कानून नहीं, बल्कि कानून का सैद्धांतिक विश्लेषण है। इसे विधानों का विधान भी कहा जाता है, यानी कि कानूनों का कानून भी इसको कहा जाता है। तो इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा अर्थ है। क्या अर्थ है, विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो कानून के सिद्धांतों, प्रकृति, स्रोत, उद्देश्य और विकास का अध्ययन करता है। यह समझाता है कि विधि क्या है, क्यों है, उसके स्रोत क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये है इसमें। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एलएलबी शुरू में करते हैं और एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हमें यही लाइन पढ़ने को मिलती है कि जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। जूरिस का मतलब कानून होता है और प्रूडेंसिया का मतलब ज्ञान या दक्षता होता है, नॉलेज और स्किल होता है। ठीक है, तो विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है वो यही है, विधि का ज्ञान या फिर विधि का दर्शन। तो कानून का ज्ञान या फिर कानून का दर्शन ही विधि शास्त्र है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि मोटर वाहन अधिनियम कहता है कि बिना हेलमेट चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, तो ये क्या है, एक कानून है, ये एक नियम है कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं दोपहिया वाहन पर तो आपको जो है 1,000 रुपये का फाइन लगेगा। ये क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट का एक नियम है, कानून है। लेकिन ये कानून तक सीमित है, ये बात जो है केवल कानून तक सीमित है। लेकिन अगर इसी बात को विधि शास्त्र में ले जाएंगे तो यह विधि शास्त्र सवाल पूछेगा कि राज्य को नागरिक पर जुर्माना लगाने का अधिकार क्यों है, क्या जुर्माना लगाने से दुर्घटनाएं रुकती हैं। इस पूरे विचार मंथन को विधि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो विधि शास्त्र का काम क्या है कि कोई कानून है, कोई नियम है, क्यों है, क्या है, क्यों है, इससे क्या प्रभाव होगा, क्या इससे समाज को कोई लाभ होगा या फिर इससे जो है समाज में परिवर्तन आएगा, सुधार होगा। ये सब चीज़ों की चर्चा विधि शास्त्र करता है। ठीक है, तो ये विधि शास्त्र की बात है। आगे हम देखते हैं विधि शास्त्र की प्रकृति। तो विधि शास्त्र की प्रकृति के बारे में देखें तो विधि शास्त्र एक विज्ञान है। तो विधि शास्त्र की प्रकृति को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान जो है विधि शास्त्र को विज्ञान कहते हैं, कुछ विद्वान जो है विधि शास्त्र को दर्शन कहते हैं। तो जैसे भौतिक या रसायन विज्ञान में तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वैसे ही विधि शास्त्र विधिक नियमों, सिद्धांतों, संकल्पनाओं जैसे अधिकार, कर्तव्य, संपत्ति का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसे विधि का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जो विद्वान दर्शन इसको मानते हैं वो क्या कहते हैं कि यह विधि के केवल क्या शब्द पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर प्रश्न उठाता है। मतलब विधि क्या है, सबसे पहले आप देखते हैं विधि शास्त्र का जो मूल प्रश्न है वो यही है कि विधि क्या है, विधि क्या है, विधि क्या है। ठीक है, विधि शास्त्र को पढ़ने के लिए मूल प्रश्न आपको यही जानना पड़ेगा कि विधि क्या है और विधि शास्त्र क्या कहता है। जो इसको दर्शन मानते हैं वो क्या कहते हैं कि
विधि शास्त्र केवल इस बात को नहीं बताता कि विधि क्या है, बल्कि वो इस बात के भी प्रश्न उठाता है कि ये विधि क्यों है और कैसे है? इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे समाज में कोई सुधार आएगा? क्या होगा? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये दर्शन की बातें हैं। दर्शन क्या होता है? दर्शन जो होता है, ये दर्शन जो शब्द है, इसको अगर हम देखें तो दर्शन होता है किसी भी चीज़ को गहराई से समझना, ठीक है? उसको गहराई से समझना, उसको गहराई से देखना, उसके बारे में जो है अंदर तक जाकर के उसको सोचना, उसके बारे में खोज करना। तो ये क्या होता है? ये दर्शन होता है। ये आँखों से देखना नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है कि अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सत्य को जानने की कोशिश करना कि वास्तव में वो है क्या चीज़, और फिर उसके बाद अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के रूप में देखें, रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो जब हम तारों की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बच्चे हैं छोटे से, उनको तो बता दिया जाता है कि तारे जो हैं, तारों के अंदर लाइट होती है इसलिए वो टिमटिमाते हैं। लेकिन अगर दर्शन की बात करेंगे तो एक दार्शनिक व्यक्ति क्या देखेगा कि ये तारे जो चमक रहे हैं, इनके चमकने का कारण क्या है? क्यों ये चमक रहे हैं? ये दुनिया कैसे बनी? ठीक है? तो ये क्या है? पूरा उसके बारे में सच की खोज करना, वो दर्शन हो जाएगा। तो ये दर्शन की बात है, और दर्शन की बात यहाँ पर क्या है? ये विधि के बारे में दर्शन है कि विधि क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके स्रोत क्या है, पूरा सब कुछ। ये देखिए, अभी आपने पढ़ा विधिशास्त्र वह विज्ञान है जो कानून के सिद्धांतों, प्रकृति, उद्देश्य, स्रोत और विकास का अध्ययन करता है। सब चीज़ें जो हैं वो विधि के बारे में स्टडी करता है, वो विधि शास्त्र है। तो कुछ विद्वान विधि शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान विधि शास्त्र को दर्शन मानते हैं। लेकिन आधुनिक मत की अगर हम बात करें तो आधुनिक मत हमारा क्या है? वास्तव में विधि शास्त्र विज्ञान और दर्शन दोनों का मिश्रण है। यह विधिक नियमों का वैज्ञानिक विश्लेषण तो करता ही है, साथ ही उस उन नियमों के पीछे दार्शनिक और नैतिक आधारों को भी जांच करता है। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें, आधुनिक मत की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? विज्ञान और दर्शन का मिश्रण है, क्योंकि ये जो है विधिक नियमों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से उसका विश्लेषण करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है। साथ ही उनके नियमों के पीछे दार्शनिक और नैतिक आधारों की भी जांच करता है। तो ये आपका विधि शास्त्र की प्रकृति है। आगे हम विधि शास्त्र के क्षेत्र की हम बात करें तो विधि शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें विधि की प्रकृति, अर्थ और उद्देश्य, विकास, उसके स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत न्याय, अधिकार, कर्तव्य, विधिक व्यक्तित्व, स्वामित्व, कब्जा, दायित्व, राज्य और विभिन्न और विधि के संबंध, विधि एवं नैतिकता, विधि एवं समाज तथा विधि शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब जो विधि शास्त्र है, इसका जो क्षेत्र है वो कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। सीमित क्षेत्र नहीं है, ठीक है? सीमित क्षेत्र नहीं है। इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, और ये सभी जगह जो है विधि की प्रकृति, अर्थ, उद्देश्य, विकास, उसके स्रोत सबका ही अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत न्याय की बात की जाती है, अधिकार, कर्तव्य, विधिक व्यक्तित्व, स्वामित्व, कब्जा, दायित्व इत्यादि की बातें की जाती हैं। तो इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। संक्षेप में विधि शास्त्र उन सभी मूलभूत सिद्धांतों का विज्ञान है जो विधि की उत्पत्ति, विकास, व्याख्या, प्रवर्तन तथा समाज में उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं।
तो ये आपका विधि शास्त्र की प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधि शास्त्र की विशेषताएं। तो विधि शास्त्र की विशेषताएं क्या हैं, इसको जान लेते हैं। पहले विधि शास्त्र की विशेषताओं को जानने से पहले आपको विधि शास्त्र के बारे में और जानना चाहिए, उसको हम देख लेते हैं पहले। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपको बताए थे कि जो विधि है, विधि शास्त्र है, उसका मूल प्रश्न क्या है। विधि क्या है? विधि क्या है यानी कि कानून क्या है, ये मूल प्रश्न इस विधि शास्त्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए एक गांव बसा है, एक गांव बसा है और जो है इसके एक किनारे में ये नदी बह रही है। ठीक है, नदी के इस पार एक इमारत है, ये इमारत है। अब देखिए क्या है इसमें, गांव में कुछ लोग हैं, गांव के जो कुछ लोग हैं वो इस इमारत के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? यहाँ पर जो है नदी बह रही है और जो है इधर जाने के लिए बहुत जो है ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, कटीले कांटों का रास्ता है, झाड़ियों का रास्ता है, तो यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन गांव वालों को ये इमारत दिखाई देती है, दूर से दिखाई देती है, लेकिन साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गांव का एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, ये ए नाम का व्यक्ति ये कहता है कि ये जो इमारत है ये एक मंदिर है। ठीक है, उसको साफ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह की उसको दिखाई दे रही है, उस तरह की दिखाई देने के आधार पर अपना अनुमान लगाते हुए, अपनी कल्पना करते हुए कहता है कि ये जो इमारत है ये एक मंदिर है। उसी तरह से बी नाम का व्यक्ति, गांव का ही बी नाम का व्यक्ति कहता है कि नहीं ये मंदिर नहीं है, ये चर्च है। ठीक है, फिर सी नाम का एक व्यक्ति आता है और सी नाम का व्यक्ति कहता है कि नहीं ये मंदिर भी नहीं है, ये चर्च भी नहीं है, ये तो एक किला है, ये एक क्या है, किला है। फिर एक व्यक्ति और आता है डी नाम का व्यक्ति और वो क्या कहता है कि नहीं ये मंदिर चर्च किला कुछ नहीं है, ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। अब गांव के ही कुछ लोग होते हैं जो एक ही बातों का समर्थन करते हैं। मान लीजिए एक्स वाई और जेड तीन व्यक्ति हैं, ये एक ही बातों का समर्थन करते हैं, वो मंदिर मानते हैं, वो ए को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जब एक ही बातों का समर्थन करते हैं तो ये पूरा एक इनकी विचारधारा बन जाती है, पूरी विचारधारा बन जाती है।
जिसको अंग्रेजी में स्कूल भी कहा गया है। अंग्रेजी में इसको स्कूल भी कहा गया है। जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 5 प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने सिलेबस में भी अभी डिस्कस किया था, सामाजिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा। तो जो लोग गांव के हैं वो एक ही बातों का समर्थन करते हैं, एक को फॉलो करते हैं, वो उसको मंदिर मानने लगते हैं। तो जब ये लोगों का ग्रुप है पूरी एक विचारधारा पर चलता है तो वो एक विचारधारा हो जाती है। उसी प्रकार से कुछ और लोग होते हैं वो बी का समर्थन करते हैं। मान लीजिए MNOP 4 लोग हैं और ये बी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये चर्च है, तो इनकी एक अलग विचारधारा हो जाती है। इसी प्रकार से सी के कुछ फॉलोवर होते हैं और इसी प्रकार से डी के भी कुछ फॉलोवर होते हैं। तो 4 लोगों के अलग अलग मत हैं, 4 लोगों के अलग अलग फॉलोवर हैं। जब ये फॉलोवर इनके पीछे चलते हैं, इनकी बातों को सच मानते हैं, तो वही एक विचारधारा हो जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर चारों लोगों ने अपने अपने तरीके से इस इमारत को जो है बताया कि हाँ ये क्या है। वास्तविक सच्चाई किसी को नहीं पता है, बस अपनी अपने कल्पना के आधार पर ये लोग इसको जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखिए आपस में दोनों चारों लोगों की बहस भी हो जाती है कि नहीं ये मंदिर है, ये चर्च है, ये किला है। और कोई व्यक्ति जो इधर से आया था, नाविक था एक, वो इनको बताता है कि तुम लोग चारों सही हो, तुम्हारा मत गलत नहीं है। वो जो इमारत है वो लगती ही ऐसी है लेकिन वो वास्तव में एक संग्रहालय है। ना वो मंदिर है, ना वो चर्च है, ना वो किला है। मतलब यहाँ पर आप इस इमारत को विधि माने, ये एक विधि है। और ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग दार्शनिक हैं, दार्शनिक हैं या विचारक हैं। ठीक है। तो ये अपना अलग अलग तरीके से विधि को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इमारत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पता किसी को नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो नाविक है वो आता है और कहता है कि तुम चारों लोग सही हो। वो इमारत वाकई में देखने में ऐसी लगती है कि उसको मंदिर भी कहा जा सकता है, चर्च भी कहा जा सकता है, किला और स्कूल भी कहा जा सकता है। लेकिन वास्तव में जो है वो न मंदिर है, न चर्च है, न किला है, वो एक संग्रहालय है। क्या है? वो एक संग्रहालय है। यहाँ पर तो उदाहरण में उस नाविक ने बता दिया कि जो है ये इमारत कैसी है, लेकिन वास्तव में अगर विधि की बात करें तो विधि को अभी तक कोई पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाया है कि विधि वास्तव में है क्या। प्रत्येक युग में जो है प्रत्येक विचारक ने अपने अपने तरीके से विधि को समझाने का प्रयास किया है कि विधि क्या है। किसी ने उसको जो है नैतिकता माना है, कानून को किसी ने नैतिकता माना है। जैसे आप सुकरात की बात करें, प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, तो ये लोग क्या है, विधि को, कानून को नैतिकता के आधार पर देखते हैं, दार्शनिक पक्ष के आधार पर देखते हैं। फिर आगे चलते हैं तो वहाँ पर ऑस्टिन महोदय आते हैं। वो कहते हैं कि जो कानून है वो राजा का आदेश होता है, सरकार का आदेश होता है। उनका उनका एक स्टेटमेंट भी है कि विधि संप्रभु का समादेश है, जो विधि शास्त्र में बहुत फेमस है। कुछ विद्वान आते हैं, कहते हैं कि कानून जो है समाज की ज़रूरत है, समाज के लिए बनाई गई है, समाज के लोगों ने बनाई है। और कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि कानून जो है वो अदालतों में लागू होता है, जो न्यायाधीश महोदय क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, वही कानून है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने उसको बोला है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए ये जो उदाहरण है इसी के जैसा एक उदाहरण और है।
उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप जैसे एक आपने कहानी सुनी होगी, हाथी और 5 अंधों की कहानी। तो एक हाथी होता है, गाँव में जाता है और उस गाँव में जो है 5 या 4 अंधे व्यक्ति होते हैं। अब उन अंधे व्यक्तियों को जो है पूछा जाता है उनसे कि चलो हाथी को छू करके बताओ हाथी कैसा है। तो 5 अंधे होते हैं, एक अंधा जो है हाथी को छूता है, उसके पैर को छूता है और कहता है कि हाथी जो है खंबे के जैसा है, क्योंकि हाथी का जो पैर होता है वो उसको खंबे के जैसा महसूस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो कहता है कि हाथी जो है खंबे के जैसा है। ठीक है। दूसरा अंधा जो होता है वो हाथी की पूंछ को पकड़ लेता है और कहता है कि हाथी तो झाड़ू के जैसा है, क्योंकि हाथी की पूंछ झाड़ू के समान होती है, इसलिए वो कहता है कि हाथी जो है वो क्या है, झाड़ू के जैसा है। एक अंधा हाथी के कान पकड़ लेता है और कहता है कि हाथी पंखे जैसा है, और एक अंधा हाथी के पेट को पकड़ लेता है और कहता है कि हाथी जो है ढोल के जैसा है, क्योंकि हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है और वो ढोल उसको मानता है कि हाथी का जो आकार है वो ढोल की तरह है। ठीक है। लेकिन वास्तव में किसी को नहीं पता, सब लोग अपनी अपनी जगह सही है, वास्तव में किसी को नहीं पता कि हाथी कैसा है। तो ये भी विधि शास्त्र के उदाहरण पर सटीक कहानी बैठती है कि जिस युग में जैसा विचारक आया, जैसा दार्शनिक आया, उसने अपने तरीके से विधि को डिस्क्राइब किया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक पहाड़ है। ठीक है। ये क्या है, एक पहाड़ है। इसकी 4 दिशाएं हैं, एक इधर से है, एक इधर से है, और जो है ये इसकी 4 दिशाएं हैं। यहाँ पर ए व्यक्ति है और ये इधर से पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसको क्या मिलता है, हरा भरा जंगल जंगल मिलता है, इसको मिलता है हरा भरा जंगल। तो जब ये इधर से पहाड़ पर चढ़ा, इसको क्या मिला, हरा भरा जंगल मिला, और जब ये वापस आया तो इसने लोगों को बताया कि पहाड़ तो जो है बहुत सुंदर है, वहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, अच्छे अच्छे वहाँ पर जो है फल मिलते हैं पेड़ों के। तो लोगों को बताया और लोग उसको फॉलो करने लग गए। तो यहाँ पर ये ए जो है विचारक का काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो लोग अ, इसको फॉलो किए वो पूरा ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप बन गया एक विचारधारा का जन्म ले लिया। इसी प्रकार से बी है, बी जो है इस दिशा से ऊपर चढ़ा और उसको जो है यहाँ पर खड़ी चट्टानें मिली, कंकड़ पत्थर मिले, और जो है बहुत जो रास्ता था बहुत दुर्गम था, चढ़ने में उसको बहुत कठिनाई हुई। जब वो अब वापस आया तो उसने लोगों को बताया कि जो पहाड़ है बहुत ही कठिन है, पहाड़ पर चढ़ना मत कोई भी, बहुत ही कठिन रास्ता है, कोई जाएगा तो वहाँ पर वो बड़ी ही मुसीबत में पड़ सकता है। अब कुछ लोगों ने बी को भी फॉलो किया, उसकी बातों को माना, उसकी बातों का समर्थन किया, तो यहाँ पर वो एक अलग विचारधारा हो जाती है। इस प्रकार से सी है, सी इधर से इस दिशा से ऊपर चढ़ा और फिर वो नीचे आया और उसको जो है रास्ते में बर्फीला पहाड़ मिला, क्योंकि बाहर पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ती है। तो इधर से जब वो चढ़ा तो उसको क्या मिला, बर्फ का रास्ता मिला। तो जब वो वापस आया उसने लोगों को बताया कि जो पहाड़ है वो बहुत ठंडा है। ठीक है। वो बहुत क्या है, ठंडा है। तो इसको भी जो फॉलो किए वो भी एक विचारधारा का रूप ले लिए, और जो ऊपर इधर वाली दिशा है यहाँ से डी पहाड़ के ऊपर चढ़ा और उसको क्या मिला, उसको यहाँ पर सूखी जमीन मिली, सूखी जमीन मिली, यानी कि जो उसका रास्ता था वो सूखी जमीन का रास्ता था। तो उसको कोई कठिनाई नहीं हुई आने में जाने में, वो आसानी से चला गया और आ गया। और उसने लोगों को बताया कि जो पहाड़ है वो बहुत बंजर टाइप का है, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, सूखी जमीन है, बंजर है वो पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं, चारों लोगों ने पहाड़ को, यानी कि आप इसको विधि मानिए, ये कानून है, और इसको क्या कहा,
डिस्क्राइब किया अपने तरीके से। ठीक है, जिस व्यक्ति ने जिस तरह का रास्ता चुना और उसने जैसा महसूस किया, उसने अपने हिसाब से उसको जो है बता दिया लोगों को। चारों अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो पूरी विधि को नहीं जानते हैं, पूरे पहाड़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिशा को पकड़ रहे हैं। तो विधि क्या है, वो भी यही है। अलग-अलग युग में, अलग-अलग काल में अलग-अलग विचारक आए, अलग-अलग विचारकों ने कानून को अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया और अलग-अलग तरीके से डिफाइन करते हुए उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये आपका विधि शास्त्र है। कानून क्या है? मूल प्रश्न यही है। उसके बाद कानून क्यों है? ये प्रश्न आता है, कानून क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसके स्रोत क्या है? मतलब कानून के बारे में पूरी, जैसे पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, पूरी चीर फाड़ कर देना, तो उसी तरह से कानून का चीर फाड़ कर देता है विधि शास्त्र कि कानून है क्या, इसके अंदर क्या चीजें हैं। तो ये समझने के लिए, विधि शास्त्र को समझने के लिए मूल प्रश्न का उत्तर खोजना कि कानून क्या है, क्यों है, वहीं से इसको समझा जा सकता है। तो आगे चल के हम जब 5 विचारधारा पढ़ेंगे तो वहाँ पर और इसको हम चलेंगे आगे लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधि शास्त्र की विशेषताएं। विशेषताओं की बात करें तो विधि शास्त्र क्या है? विधि का आँख है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? विधि शास्त्र की। जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, जिसका नाम विधि शास्त्र है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विधि शास्त्र क्या है? ये विधि की आँख है। ध्यान रखें, यहाँ पर विधि क्या है की बात नहीं हो रही है अभी। विधि क्या है इसकी बात नहीं हो रही है, वो हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। ठीक है, और इसको जिस विद्वान ने जिस तरीके से डिफाइन किया है वो हम स्कूलों में आगे चल करके बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि विधि शास्त्र क्या है। तो विधि शास्त्र की परिभाषा भी हम आगे देखेंगे कि किस विद्वान ने विधि शास्त्र को क्या कहा है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, विधि शास्त्र की बात हो रही है। विधि शास्त्र क्या है? तो विधि शास्त्र विधि की आँख है। प्रसिद्ध जूरिस्ट प्रोफेसर लास्की ने विधि शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में आँखें उसे रास्ता दिखाती हैं और दुनिया को समझने में मदद करती है, उसी प्रकार विधि शास्त्र पूरे कानूनी तंत्र को समझने के लिए आँख का कार्य करता है। तो ये कोटेशन है लास्की का, प्रोफेसर लास्की। ये पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि किस जूरिस्ट ने या किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को आँख बोला है, विधि की आँख बोला है, कानून की आँख बोला है। तो लास्की, प्रोफेसर लास्की ने जो है कानून को, विधि शास्त्र को कानून की आँख बोला है। ठीक है, तो ये आपकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो यह व्यावहारिक या संहिताबद्ध विधि विधि नहीं है। साधारण कानूनों जैसे बीएनएसएस आदि की अपनी धाराएं होती हैं, अनुच्छेद या अध्याय होते हैं, ये सब व्यवहारिक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन विधि शास्त्र में कोई धारा नहीं होती है, यह व्यवहारिक कानूनों का आधार है। तो जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि विधि शास्त्र विधानों का विधान है, तो विधान क्या है? ये है, और इनका भी विधान क्या है? विधि शास्त्र है। तो ये वही कह रहा है कि जो व्यावहारिक है, ये कानून व्यावहारिक है। इन व्यावहारिक कानूनों का आधार क्या है? वो विधि शास्त्र है। आधार मतलब जिस पर ये टिका हुआ है। कोई भी व्यावहारिक कानून किस पर टिका हुआ है? विधि शास्त्र पर टिका हुआ है। ठीक, आगे देखिए, यह न्यायालय द्वारा सीधे लागू किया जाने वाला कानून नहीं है, बल्कि यह कानून के पीछे सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो विधि शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा वकील बनने के लिए विधि शास्त्र की जानकारी ज़रूरी होना चाहिए। एक अच्छा जज बनने के लिए विधि शास्त्र की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कानून के सिद्धांत होते हैं। अगर किसी को विधि शास्त्र की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो एक अच्छा अधिवक्ता या जज नहीं बन सकता है। उदाहरण के रूप में देखें कि बीएनएस
यह बताएगा कि चोरी करने पर 3 साल की सज़ा होती है। तो बीएनएस कानून में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। अब विधि शास्त्र जो है वो क्या बात करता है? वह यह विश्लेषण करेगा कि सज़ा का उद्देश्य क्या है? अपराधी को दंडित करना है या अपराधी को सुधारना है या समाज में डर पैदा करना है? तो जो इस बात का विश्लेषण करेगा वो विधि शास्त्र होगा। इसका एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी देखें तो कुछ विधि शास्त्र जो है नैतिकता से इसको जोड़ते हैं और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, छोटा बच्चा है और उसको भूख लगी है, अपनी भूख मिटाने के लिए वो दुकान से ब्रेड चोरी कर लेता है और उसको खा लेता है, तो क्या इसको दंडनीय माना जाएगा या फिर उसकी ज़रूरत गुड फेथ में किया हुआ चोरी वो उसको माफ़ कर दिया जाएगा? तो यहाँ पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी सब क्या है, विधि शास्त्र का ही ये पार्ट है कि कानून के बारे में पूरी गहनता से खोज करना, उसके बारे में पूरी गहनता से पढ़ना समझना विधि शास्त्र है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, यह एक गतिशील और परिवर्तनशील विषय है। विधि शास्त्र की प्रकृति स्थिर नहीं है। जैसे जैसे समाज बदलता है, विधि शास्त्र का दायरा, इसकी प्रकृति भी बदल जाती है। प्राचीन काल में विधि शास्त्र की प्रकृति धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। 19वीं शताब्दी में इसकी प्रकृति राज्य के नियंत्रण और दंड पर केंद्रित हुई और 21वीं शताब्दी यानी कि आधुनिक युग जो अभी चल रहा है, आज का विधि शास्त्र की प्रकृति मानवाधिकार, पर्यावरण कानून, साइबर सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। आगे देखें, यह एक अमूर्त और सैद्धांतिक अध्ययन है। विधि शास्त्र की प्रकृति व्यवहारिक होने के साथ साथ अत्यंत सैद्धांतिक है। यह किसी एक देश के कानून तक सीमित न होकर सार्वभौमिक विधिक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे अधिकार और कर्तव्य क्या है, कब्जा और स्वामित्व में क्या अंतर है, विधिक व्यक्ति किसे माना जाए। तो ये एक क्या है, अमूर्त है, मतलब अमूर्त मतलब जिसको छू नहीं सकते। ये एक जो है सैद्धांतिक अध्ययन है, सैद्धांतिक अध्ययन है और यह जो है एक सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया में ये पाया जाता है, पूरी दुनिया की विधि के क्षेत्र में पाया जाता है और ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें हम केवल उत्पत्ति देख रहे हैं, विकास वाला टॉपिक अगले हम वीडियो में बताएंगे, उसको आप वहाँ से कवर करिएगा। तो विधि शास्त्र की उत्पत्ति का संबंध मानव समाज में न्याय और विधि की आवश्यकता से है। इसकी उत्पत्ति अचानक से नहीं हुई, बल्कि यह प्राचीन काल से धीरे धीरे विकसित हुआ। यद्यपि विधि का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा, परंतु ऐतिहासिक रूप से तीन प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में इसको देखा जाता है। सबसे पहले देखिए यूनानी परंपरा, याद रखेंगे इसमें दार्शनिक उत्पत्ति होती है। तो प्राचीन यूनान, ग्रीस यानी कि यूनान जो है इसको अंग्रेजी में ग्रीस भी कहते हैं, देश का नाम है। प्राचीन यूनान के विचारकों ने विधि शास्त्र की दार्शनिक और नैतिक नींव रखी। ठीक है, नींव रखी। तो ये दार्शनिक उत्पत्ति यहाँ पर होती है, कहाँ पर, यूनान में होती है। तो यहाँ पर कौन होते हैं आपके, सुकरात, ये सुकरात हैं। फिर इनके जो शिष्य हैं ये प्लेटो आते हैं और इनके शिष्य जो हैं ये फिर अरस्तु आते हैं। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने सवाल उठाया कि कानून क्या है। सबसे पहले जो है सवाल किसने उठाया, यूनानी दार्शनिकों ने उठाया कि कानून क्या है, क्या कानून और न्याय एक ही है। इन्होंने प्राकृतिक न्याय की अवधारणा दी, किंतु कि कानून वही है जो प्रकृति और मानवीय तर्क के अनुकूल हो। ठीक है,
तो ये क्या है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा इन्होंने दी। और इन्होंने सबसे पहले जो है क्वेश्चन उठाया कि कानून क्या है। इन्होंने प्रकृति के आधार पर मानवीय तर्क के अनुकूल को ही विधि माना है, विधि कहा है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो जब विचारधारा पढ़ेंगे इनके बारे में और अंदर से पढ़ेंगे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने न्याय, राज्य और प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को विकसित किए हैं। विधि को न्याय, नैतिकता और तर्क से जोड़कर इस काल में देखा गया है। ठीक है, तो मोरालिटी के आधार पर, लॉजिक के आधार पर और जस्टिस के आधार पर जो है इस कालखंड में जो है विधि को देखा गया है। उसके बाद आता है रोमन परंपरा। रोमन परंपरा, वास्तविक एवं पारिभाषिक उत्पत्ति। तो वास्तविक उत्पत्ति कहाँ पर है? रोम में है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? रोम में हुई है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। तो विधि शास्त्र को एक विशिष्ट अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्राचीन रोम को जाता है। तो विशिष्ट अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का जो क्रेडिट जाता है वो रोम वासियों को जाता है। रोम के विधिवेत्ताओं ने ही सबसे पहले कानून के नियमों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और विश्लेषण करना शुरू किया। इसमें जो विचारधारक आते हैं, अल्पियन आता है, गेयस और पापिनियन ने विधि शास्त्र को समृद्ध किया इस काल में। ठीक है, इस परंपरा में जो रोमन की परंपरा है, इसमें एक जो सम्राट थे, रोमन के जो सम्राट थे वो जस्टिनियन थे। इनके द्वारा कार्पस जूरिस सिविलास का संकलन किया, एक ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ क्या है? ये 4 ग्रंथों का एक जो है समूह है और उसको भी हम आगे देखेंगे। इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित तरीके से कानून का संकलन किया कार्पस जूरिस सिविलिस के माध्यम से। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय परंपरा। तो भारतीय परंपरा क्या है? ये नैतिक और सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर है। तो भारतीय न्यायशास्त्र में विधि शास्त्र की उत्पत्ति धर्म की अवधारणा से जुड़ी है। यहाँ धर्म का अर्थ जो है पूजा पद्धति न होकर के कर्तव्य, सदाचार और सामाजिक व्यवस्था पर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए कि भारतीय परंपरा के आधार पर जो है भारतीय परंपरा में विधि शास्त्र की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो नैतिक और सामाजिक उत्पत्ति मानी जाती है। वो धर्म के आधार पर, धर्म का मतलब यहाँ पर पूजा पाठ से नहीं होगा हो करके ये कर्तव्य और सदाचार से है, सामाजिक व्यवस्था से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप कि वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसके स्रोत हैं। प्राचीन भारत में राजा भी जो है धर्म यानी कि कानून से ऊपर नहीं था, अर्थात विधि के शासन का प्रारंभिक रूप यही मौजूद था। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कौटिल्य ने विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो नैतिक और सामाजिक उत्पत्ति है। ठीक है, और यहाँ पर धर्म का मतलब जो है वो पूजा पाठ से ना होकर के कर्तव्य से है। जैसे एक पुत्र का धर्म क्या होता है? अपने माता पिता की सेवा करना। एक शिक्षक का धर्म क्या होता है? अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें आगे बढ़ाना। तो ये धर्म के आधार पर जो कर्तव्य है, जो वही धर्म माना गया है। यहाँ पर धर्म ये जो है हिंदू धर्म से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है ये। ठीक है, तो इसको आपको ये बात ध्यान रखना है। धर्म का मतलब यहाँ पर कर्तव्य और सदाचार से है, सामाजिक व्यवस्था से है। आगे देखिए, यद्यपि विधि शास्त्र का इतिहास प्राचीन है, लेकिन एक स्वतंत्र और आधुनिक विज्ञान के रूप में इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो वो रोम में हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है।
लेकिन आधुनिक विज्ञान के रूप में इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो वो इंग्लैंड में होती है 19वीं शताब्दी में, जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन के द्वारा। 19वीं सदी में जर्मी बेंथम और उनके शिष्य जॉन ऑस्टिन ने कानून को धर्म, नैतिकता और ईश्वर से पूरी तरह से अलग कर दिया। तो जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन, ठीक है, ये गुरु हैं और ये शिष्य हैं। तो इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी में कानून को धर्म से अलग कर दिया, मोरालिटी से अलग कर दिया और यहाँ पर ईश्वर से पूरी तरह से अलग कर दिया। ऑस्टिन, इन्होंने विधि शास्त्र को निश्चयात्मक विधि का दर्शन कहा, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा। ये भी कोटेशन पूछा जाता है कि किसने विधि शास्त्र को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा, तो वो जॉन ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन के इस कार्य के कारण उन्हें विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका विधि शास्त्र की उत्पत्ति है। आगे के जो हम वीडियो आएंगे उसमें हम देखेंगे विधि शास्त्र का विकास। ये भी थोड़ा चलेगा, आपका लंबा टॉपिक है। उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से विधि शास्त्र का विकास हुआ है। तो आप इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, 2-3 बार में पढ़ने में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई नई बात समझ में आती है, कुछ और जानना हो आपको, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम विधि शास्त्र की के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। विधि शास्त्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका विकास कैसे कैसे हुआ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।